ये जो टॉपिक है हमारा बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। पहले पढ़ेंगे विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने ज़्यादा आयंस होंगे, आयंस कौन होते हैं बेटा? चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस हैं, जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर हैं, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब देखिए कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा कि आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो आयंस की क्वांटिटी एज कंपेयर टू द वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। यहाँ तक बताइए चीज़ें क्लियर हैं? कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की कम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी सॉल्यूशन में कम होगी, तो चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि किसी भी कंटेनर में जब आप दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पेस कितना है, वहाँ पर आयंस या फिर जो भी मोल्स, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है, उनकी मोबिलिटी कितनी है। चार्ज कैरियर तो है वो, लेकिन वो कितना डिस्टेंस में मूव कर पाते हैं, वो क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी। उस चार्ज को कैरी करके उनको जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, उतनी ही उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोल्स या मोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर बात क्या रहेगी हमारी कि विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है? यहाँ पर डाइल्यूशन को इंक्रीज़ कर देना, डाइल्यूशन इंक्रीज़, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं डाइल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले उसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि डाइल्यूशन होता क्या है। डाइल्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी भी सॉल्यूशन में, आपने सॉल्यूशन बनाया कैसे है, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है और उसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आयंस में पूरी तरह से या फिर पार्शियली डिसोसिएट हो जाए। और डाइल्यूट करना किसको कहेंगे? जब आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर सॉल्वेंट इज़ वाटर, और अगर आप वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? पर वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अब ऐसा करने पर हमारी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखते हैं एक बार। देखो, कंडक्टिविटी को मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होंगे ओवरऑल वॉल्यूम में, ओवरऑल सॉल्यूशन में, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कप्पा से। कप्पा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी, मैंने आपको अभी बताया कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बेटा स्पेस पर। जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आयंस की क्या होगी? मोबिलिटी इंक्रीज होगी। और मोबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है?
मूवमेंट इंक्रीज होना, और वो जितना तेज़ी से मूव करेंगे, जितने ज़्यादा मूवमेंट उनकी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ऑन डाइल्यूशन आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटी सी कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, स्पेसिफिकली मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे दो तरह के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो यहाँ पर ये समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, MgBr एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, MgCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जो वाटर में जाते ही कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, विच पार्शली आयनाइज, जो क्या होंगे, पार्शली आयनाइज होंगे, किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, अगर इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे CH3COO नेगेटिव यानी एसिटेट आयन तो हो जाएगा अलग, H पॉजिटिव हो जाएगा अलग। तो इसमें जितने भी आपके एटम्स थे वो पूरी तरह आयनाइज नहीं हुए, उन सभी ने आयंस फॉर्म नहीं किए। तो यहाँ पर क्या होता है, या फिर अगर इसको आप इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, तो डाइल्यूट मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें 10 में से सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे जो आयनाइज होंगे। और अगर आप उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, तो जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएशन का जो भी वो है रेशो, वो इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर आप उसमें क्या करेंगे, और ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे, तो हो सकता है 10 में से जो है 6 वो आयनाइज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा फंडा रहता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी आयनाइज हो रहा है, उसका तो हमें कोई है ही नहीं लेना देना। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बेटा, कि डाइल्यूशन के साथ साथ उनकी आयनाइज होने की जो कैपेबिलिटी है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। और वो इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली वो कंडक्टिविटी को अफेक्ट तो करेगी। तो अब हम देखते हैं डाइल्यूट करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज ही होती है, हर केस में इंक्रीज होती है, यहाँ पर भी इंक्रीज होगी। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राफ किस किस के बीच में आप प्लॉट करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लेंगे, अंडर द रूट, एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। अब यहाँ से बेटा एक हमारे पास क्या आ जाता है, एक रिलेशन निकल कर आ जाता है। रिलेशन क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस अंडर रूट सी। नाउ व्हाट इज लैम्डा नॉट एम, ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होती है, क्या होती है, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब है कि जब आप इतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें कि आयन एक दूसरे से इतने दूर हो जाएं कि उनके बीच की जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से नेग्लिजिबल हो जाए। एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, वो अपना अलग मूव कर रहा है, ये अपना अलग मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, जो भी कुछ इंटरेक्शन था, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब आप दोनों के बीच का स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर जो डाइल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट
डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी हो रही है उसे कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप डिनोट कैसे करेंगे, लैम्डा नॉट एम से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन लगभग जीरो को अप्रोच कर जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब बात करते हैं यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास एग्जाम्पल में क्या है, टोटल मान के चलिए आपके पास 100 मोल्स थे इलेक्ट्रोलाइट के, और जब आपने एक नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर बात करी तो उन 100 में से 5 मोल्स ऐसे थे जो डिसोसिएट हो गए। ठीक है, अब डिसोसिएट होकर इन्होंने आयंस प्रोड्यूस करे, आयंस से अपना घूम रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, डाइल्यूट करने पर ये जो 100 मोल्स थे उनमें से 20 मोल्स ऐसे थे जो डिसोसिएट हो चुके हैं। अब देखिए डिसोसिएट होने पर क्या होगा, इन्होंने क्या बनाए, आयंस बनाए। आयंस की क्या हुई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ऊपर से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, स्पेस भी मिला, मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो कुल मिलाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूट करने पर जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज ही करेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज करती है क्योंकि डबल चीज़ें होती हैं, मोबिलिटी बढ़ती है, डिसोसिएशन बढ़ता है, यानी आयनाइजेशन बढ़ती है। जितने ज़्यादा आयंस, जितने ज़्यादा स्पेस, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो एक बार आगे चलने से पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी हमने जो भी इंक्रीज डिक्रीज पढ़े हैं, ताकि उनको याद करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। पहले पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड, फिर हमने पढ़ा था डाइल्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर लिख लेते हैं कंडक्टिविटी और यहाँ पर लिख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। पहले कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कम होगी बेटा, क्योंकि आयंस कम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए ही आपकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या होना है, मोलर कंडक्टिविटी दोनों की ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल है चीज़ें। मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करनी है। कंसंट्रेशन चाहे घटेगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, वाइस वर्सा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात करते हैं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिया जाता है तो आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, मतलब उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, और ऐसा होने पर वो एक इंडिपेंडेंट आयन की तरह कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में। अब ये बात हमें किसने समझाई, ये बात हमें समझाई कोलरास ने। कैसे, कोलरास लॉ के जरिए। कोलरास लॉ क्या कहता है, कोलरास लॉ इज ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इट स्टेट्स दैट, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, in a weak electrolyte, each ion contributes independently to its conductivity, its लिखने की ज़रूरत नहीं, to conductivity of an electrolyte। जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें हर एक आयन इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें,
कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी कैसी? मोलर कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ले लिया, सपोज कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि हमने ले लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल AB, पहले जर्नल लिख कर देख लेते हैं। AB जब डिसोसिएट होगा तो A पॉजिटिव C नेगेटिव में B नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। मीन्स दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन। मान के चलिए हमारे पास AB2 कोई फॉर्मूला था, तो अनायन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB2 क्या रहेगी? लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा पॉजिटिव यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नेगेटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अब कैटायन कौन था? A था। एनायन कौन था? B था। साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। X एंड Y क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए X की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1। A के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है, कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है। Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इस तरीके से हम इस सम से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी मोलर कंडक्टिविटी। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर MgCl2 के लिए। इसकी अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, जब ये डिसोसिएट होगा तो Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl2Cl नेगेटिव में होगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? कैसे करेंगे? X की वैल्यू क्या होगी? 1 और लैम्डा ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस Y की वैल्यू क्या होगी? 2 लैम्डा Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो ऐसे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था। इसके बाद आप NCERT से पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, और उसकी आप कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको पढ़ना मत भूलिएगा। एज इट इज़ वो पेपर में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल और बैटरीज, जो कि रहेगा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर। उसके बाद आएगा हमारा 1 शॉर्ट लेक्चर फ्रॉम द NCERT। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।